पेज नंबर 292 क्वेश्चन नंबर 3 कल पढ़ा था। ये बड़ा ऑनलाइन स्टूडेंट का वाला is that requirement one identify रिपोर्टेबल सेगमेंट शुरू कर दो। आज तो है ना बुक यार, बुक सदी है सर। आइडेंटिफाई अब कल जिस तरह फॉर्मेट बनाया था तो करनी इसी तरह एक दफा फॉर्मेट में सब बना के रिवाइज करना है। जी बताएं कैसे लिखा है? कॉलम्स बनाए स्पेनिंग weaving dyeing इनमें रिपोर्टेबल सेगमेंट्स कौन से? नहीं आपने अगर पहले क्वेश्चन नंबर 4 करा, अगर क्वेश्चन नंबर 3 किसने कर लिया 4 करें कम ऑफिस इस स्टेज पे सर। अभी हमें नहीं पता कि रिपोर्टेबल सेगमेंट्स कौन से हम आइडेंटिफाई करें। तो अगर किसी ने बेटा किया हुआ कर ली, आप क्वेश्चन नंबर 4 करें। ये जो लोग इस वक्त में से क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं जरा हिम्मत करें बैठे। कॉलम बन गया ना, अब क्या ढूंढना? चलो फॉर्मेट देखें बस उसी का अप्लाई करें, एक नजर देखते रहे फिर उसी पैटर्न पे लिखवाते हैं। क्या लिखा था कल? रेवेन्यू सेल्स इंटरनल लिखना एक्सटर्नल लिखना? पहले टोटल आएगा फिर बाद में उसका डिफरेंस आ जाएगा। ये सब आइडेंटिफिकेशन हो रही है प्लीज। रुपीज इन मिलियंस। तो एक आध फिगर ही बोल दें सर। 1969 238 250 272 टोटल कर 8006। देन जरा ढूंढ के बताएं क्या करना होता है। लेस तो आपने ढूंढना है कि इंटर सेगमेंट सेल कितनी है, जिस जिस डिपार्टमेंट की है उस पर लिखनी है इंटर सेगमेंट सेल। ये पड़े एडिशनल इन्फॉर्मेशन फाइनल फिगर्स बोलो।
वीविंग में कितना 30 और डाइंग में 12। इसका जो सेकंड इफेक्ट है वो ध्यान में रखिएगा, वो रेवेन्यू में नहीं होगा, जिनको बेचा उनकी परचेजेज में होगा, उसकी बहस ही नहीं, उसकी कोई फिगर नहीं लिखा है। ऐड होगी लेस होगी, लेस होके क्या आ गया, इसका टोटल हो जाएगा 42। वन 1969 208 238 272 2964 64 ये याद है, जान लिया सही है। 3006 माइनस 42। चैलेंजिंग कैलकुलेशन स्टार्ट हो गई। अब इस वक्त इसको करने का बड़ा मकसद सिर्फ ये है कि ये फॉर्मेट फाइनल हो रहा है फाइनल। पहले क्या लिख के क्या करके क्या निकाल लिया, देन बताएं क्या करें। कल वाला पेज देख के बस अब प्रॉफिट तक आना, प्रेजेंट करने जरा। ग्रॉस प्रॉफिट होने अपने कॉलम 1211 129 53 29 34 14 एक्सपेंसेस लेस करके प्रॉफिट निकालना। 69 63 25 18 टोटल के बाद ये 188 रिस्पेक्टिव प्रॉफिट्स निकालो। 1142 66 28 11 21 1268। बस यहाँ एहतियात रखनी ठीक है, फिलहाल प्रॉफिट है, लेकिन अगर प्रॉफिट और लॉस दोनों होते हैं तो फिर अपने टोटल के कॉलम में प्रॉफिट अलग लॉस अलग, ताकि उसका फिर हायर आइडेंटिफाई किया जा सके। ठीक है सर। लास्ट आइडेंटिफिकेशन में एसेट्स ढूंढना है, उसकी क्या जरूरत है? नहीं सर, इस वक्त कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है, इस वक्त आइडेंटिफिकेशन हो रही है, और आइडेंटिफिकेशन रेवेन्यू के बेस पे, प्रॉफिट की बेस पे और एसेट्स की बेस पे। हाँ, अगर कॉस्ट ऑफ सेल्स दी होती, ग्रॉस प्रॉफिट ना दिया होता, फिर हम वर्किंग करना। अगर फॉर एग्जांपल ग्रॉस प्रॉफिट ना होता, कॉस्ट ऑफ सेल होती, तो हम ग्रॉस प्रॉफिट आ जाता, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लेस करके प्रॉफिट तक पहुंचते। अगर प्रॉफिट ही दिया होता तो हम प्रॉफिट ही ले लेते। तो ये वर्किंग तो सिर्फ किस लिए हुई है? प्रॉफिट निकालने के लिए। हाँ, ऊपर जो हमें फिगर्स हैं वो हमें टोटल रेवेन्यू भी पता होना चाहिए, और इंटर सेगमेंट भी और एक्सटर्नल भी, वो सारा हमें क्राइटेरियाज में रिक्वायर्ड होता है। ये सर एसेट्स की लिस्ट बना 701
488, 127, 140, 145, 160. लाइबिलिटीज की लिस्ट बना, कल तो बनाई थी यार। वो क्या था, ये क्या था? वो डिस्क्लोजर है, ये अभी आइडेंटिफिकेशन है सर। नेक्स्ट बताएं क्या करें? देख के फाइनल करना सर, कल जो किया था वही आज करना है। जब ये कर लिया तो अब सारे शोल्ड्स बना लें 10% करके। उससे ढूंढना था फिगर्स कौन कौन से लेने। 10% स्टेज पे किस अमाउंट का लेना है? 10% मल्टीप्लाइड बाय, इस वक्त इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों लेनी है, टोटल सेल एक्सटर्नल इंटरनल मिला के, तो 300.6। ठीक है सर। तो फिर 75% रूल जब आप पढ़ा होता है तब आपने एक्सटर्नल सेल्स की बेस बनानी है। प्रॉफिट कौन सा लेना है सर? ठीक है, 1 to 6 है, 126.8। थर्ड 160, 160.8। ये खुद से जरा फाइनल कर, तीनों फिगर्स देखें, कंपेयर करें। ऑनलाइन स्टूडेंट्स भी कर ली, पूरा चाहे ना बताएं, वर्ड्स के साथ बता दो कौन कौन से रिपोर्टेबल सेगमेंट्स बन रहे हैं। रेवेन्यू की बेस पे इस वक्त रेवेन्यू देखना कौन सा, टोटल देखना, तो स्पेनिंग हो गया। रेवेन्यू के बेस पे सिर्फ स्पेनिंग ही है। प्रॉफिट की बेस पे स्पिनिंग के साथ साथ कोई भी और नहीं, सिर्फ स्पिनिंग ही अभी तक। एसेट्स की बेस पे स्पिनिंग तो है ही, वीविंग के अलावा कौन सा बन गया, तो कौन कौन से यहां तक बन गए, स्पिनिंग एंड वीविंग डिपार्टमेंट्स ऑफ रिपोर्टेबल सेगमेंट्स। सबको पता चल गया सर? मुकेश क्या रह गया? 75% रूल अप्लाई करें, करना अपना अपना। कहीं से ढूंढ के अगर वर्ड्स पढ़े जा सके। रिपोर्टेबल सेगमेंट्स की जो एक्सटर्नल सेल है, अब उसको टोटल एक्सटर्नल सेल से कंपेयर करके परसेंटेज निकालनी। तो व्हाट आर इट रिपोर्टेबल सेगमेंट्स अप टू नाउ? 19 स्पिनिंग वीविंग 1969 प्लस 8 डिवाइडेड बाय 2964 into 100। परसेंटेज बनी सर 73.45। मसला हल हो गया। फाइनल खुद ही करें फिर आज, फाइनल कंक्लूजन ड्रॉ करें। ओके, पहले यहाँ सिलेक्शन करें किसी और को। ठीक है सर, गारमेंट्स ओके। अब क्योंकि 75% रूल अप्लाई नहीं होता, लेट्स अज्यूम गारमेंट्स let's assume garments
is also reportable. अब 10% रूल तो उस पर अप्लाई नहीं हो रहा, लेकिन 75% रूल अप्लाई करने के लिए किसी और रिपोर्टेबल सेगमेंट को, किसी और ऑपरेटिंग सेगमेंट को रिपोर्टेबल बना के चेक करें, देन फिर क्या हो जाएगा 1969 प्लस 208 प्लस 277 डिवाइडेड बाय 2964 इंटू 100। तो 75 से अगर ज्यादा हो गया बस फिर ठीक है, 82.79%। तो फाइनल कंक्लूजन इज spinning, weaving and garments are spinning, weaving and garments segments are reportable segments. ठीक है सर, बी रिक्वायरमेंट पढ़ो। अब डिस्क्लोजर बनाने कल वाला जो फॉर्मेट था उससे हेल्प लें और वर्किंग शुरू करें। जर्नल स्टूडेंट्स ने लिखे अब ये जो वर्किंग होगी मैक्सिमम इसी ने यूज हो जाना। बिजनेस नेम notes of financial statements, for the year ended 31st December 2016. Disclosure of क्या heading थी? Operating segment results. Disclosure of operating segment results. ये करना बनाए जरा कॉलम्स को।
ये कौन कौन से कॉलम्स बाय नेम आएंगे? स्पेनिंग, वीविंग, डाइंग और कौन से अदर्स में आ जाएंगे? देन टोटल हो जाएगा। अभी रिकंसिलिएशन नहीं है, पहले क्या बन रहा है? जो ऑपरेटिंग सेगमेंट्स रिपोर्टेबल बन गए उनको अलग अलग, और जो रिपोर्टेबल नहीं बन सके उन्हें कंबाइन कॉलम में अदर्स के नाम से। तो स्पिनिंग, स्पिनिंग, वीविंग, डाइंग या गारमेंट्स। अदर्स में कौन कौन से आ जाएंगे? डाइंग एंड होम टेक्सटाइल। ये काइंडली खुद से बनाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, थोड़ा स्लो जानबूझ के चल रहा हूँ। बिकॉज डेफिनेटली इस क्वेश्चन के लिए, लेकिन फॉर्मेट जो बना ली है उसको रिवाइज करेंगे। रेवेन्यू फ्रॉम एक्सटर्नल कस्टमर्स। ये काइंडली करेगा, मतलब 5 मिनट आपके पास में, करें पूरा। ये बड़ा जस्ट मिनट जरा, ये कंप्लीट होता है फिर मैं काम करता हूँ। इंटर सेगमेंट रेवेन्यू किस किस कॉलम में लिखेंगे? वीविंग और अदर्स में। डाइंग अदर्स में चला गया। जी जी।
ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स कर रहे हैं। तो कंफ्यूजन तो नहीं हो रही? ये ठीक है, मौजूद करें। ये लाइब्रेरीज क्वेश्चन में से ढूंढे 486 486 391 108 the dying home textile ये प्लस हो जाएंगे। ट्रिपल अगला ट्राई करें, अगला शुरू करें, रिकंसिलिएशन शुरू करें। फोर 486 391 108 1207 ये कर दिया कंप्लीट, मैच करने दी मेरे साथ। जिनका हो गया वो रिकंसिलिएशन होना शुरू करें। हेडिंग्स कॉलम्स वगैरह खुद से एक दफा बना के ना जरा याद हो जाएंगे यार। और प्रोसीजर सॉर्ट ऑफ है, डाटा जरा ढूंढ के बस लिखना ही है। जी सर कंप्लीट हो गया रिकंसिलिएशन, शुरू करें। Reconciliation of reportable segment revenue, profit or loss, assets and liabilities. First column, reportable segments का total, other than reportable segments, elimination of क्या वर्ड्स लिखे थे इंटर सेगमेंट ट्रांजैक्शंस, अदर एडजस्टमेंट्स, रेवेन्यू और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का बना लें, बाकी फिर प्रॉफिट एक दफा मेरे से दोबारा समझ लीजिए। पहला पिछला देखें, कल अप्लाई करेंगे, अब वही फिगर्स कैसे आनी, कहाँ से आनी, ब्रेकअप लिख लीजिएगा। रेवेन्यू और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को रिकंसाइल करें। ऑनलाइन स्टूडेंट्स भी काइंडली करें।
फिगर्स ढूंढो। वर्किंग करें सर, ये क्या बात हुई, ये किस तरह बैठ गए, सब लोग हुई है। वो कहने से नहीं काम इसका, ये कोई काम है करने वाला, मैंने कहा ये कोई काम है सर करने वाला, मुकाबले कुछ और करते हैं। लेकिन वो कहेगा सर देख के लिखना चाह रहे हैं। रिपोर्टेबल सेगमेंट रेवेन्यू टोटल इज 2484। आप इसकी वजह से वर्किंग लिख लीजिएगा, जिस कल मैं टोटल लिख रहा था। 522 तो ठीक है, लेकिन 2484 ठीक है। 42 2964 ठीक है सर। वेरी इज 42 30 plus 12 मींस इंटर सेगमेंट सेल है नहीं, तो बिजनेस की टोटल सेल में नहीं आएगा, एंटिटी टोटल लिखा था, एंटिटी टोटल। तो आपस की जो सेल है बिजनेस की टोटल सेल का हिस्सा नहीं है। 145 43 80 हो गया, प्लस या माइनस, वाई प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ऑफ सेगमेंट्स में नहीं है, लेकिन बिजनेस एज अ होल के एक्सपेंसेस में शामिल है। जी भाई साहब आप दूसरा इसमें परेशान थे तो चीज आ रही 80 वैसे मिल गए क्या 80 अदर देन ऑपरेटिंग सेगमेंट्स, ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस मींस हेड ऑफिस के मतलब इन में नहीं है, असल में इसको दस्ते में लिख के ऐड करने की वजह 145 और 43 में नहीं है, लेकिन बिजनेस के एक्सपेंसेस में है। इट मींस इनमें फिर 80 प्लस होगा तो वो टोटल मैच होगा इस रो में। कहीं अगर आगे पीछे तो करनी सेगमेंट प्रॉफिट जरा देख लो, सेगमेंट प्रॉफिट की रिकंसिलिएशन देख लो, पर्सन का डेटा भी जरा देखो। 1229 39 हाँ जी। अब जरा कैलकुलेट करने की फिगर्स, ये अब दो उनकी वर्किंग कर लो। ये 30/100 into 25 7.5 तो ये इंटर कंपनी प्रॉफिट है, इंटर सेगमेंट प्रॉफिट है।
और दूसरा 20% मार्जिन है तो 12 डिवाइड बाय 100 इंटू 20 2.9। कल जो क्वेश्चन कर थे उसमें एक ही कंपनी बेच रही थी और एक ही सेगमेंट है, यहाँ डिफरेंट सेगमेंट्स की डिफरेंट परसेंटेजेस दी हुई हैं। ये ओके हो जाएगा सर? इन दोनों को सम करेंगे तो 9.9। आप बार अपनी वर्किंग में लिखिएगा तो जहाँ ये फिगर आप जहाँ टेबल बना रहे हैं उसी के साथ स्टार वगैरह लगा के या के नीचे वर्किंग 30 by 100 into 25 plus 12 by 100 into 20 9.9 प्लस करूं या माइनस? रीजन बता दें अच्छी से। वो भी चलें ठीक है, लेकिन यहाँ इस वक्त माइनस अच्छा में इन प्रॉफिट्स में शामिल है, इन प्रॉफिट्स में शामिल है, लेकिन एंटिटी एज अ होल के प्रॉफिट में शामिल नहीं है। उधर से रिकंसाइल करने के लिए माइनस करते हैं। किस में है किस में नहीं है? सेगमेंट्स में है, ठीक है होना चाहिए, लेकिन एंटिटी एज अ होल में नहीं है, इसलिए उसको रिकंसाइल करने के लिए बीच में माइनस करते हैं। 80 पे आ जाए मिस्टर बैर। नहीं वैसा तो एक मिनट पहचान एक मिनट बात 80 क्या है? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है अदर देन द सेगमेंट्स। अब हम एंटिटी का प्रॉफिट निकालना चाह रहे हैं, इन प्रॉफिट से शुरू करेंगे। जिन प्रॉफिट से हम टोटल तक जा रहे हैं, क्या इन प्रॉफिट्स में 80 लेस हुआ? लेकिन क्या बिजनेस के प्रॉफिट्स में 80 लेस हुआ होगा? तो जब लेस हुआ होगा तो हम फिर कुछ भी नहीं करेंगे। हम क्यों करेंगे? एक बार बोल लेना क्यों बोल लेना। सेगमेंट्स के प्रॉफिट्स में ये एक्सपेंस लेस नहीं हुआ, टोटल में हुआ है। हम मैच करना चाह रहे हैं अपने इन सेगमेंट प्रॉफिट्स को उस टोटल प्रॉफिट के साथ। तो कैसे मैच करें? एक दफा प्लस कर तो दिया एक्सपेंसेस में, एक्सपेंसेस में ऐड भी कर रहे हैं, प्रॉफिट में से लेस भी कर रहे हैं, ऑटोमेटिकली हो जाएगा। ऑटोमेटिकली कहाँ हो गया होगा? प्रॉफिट एंड लॉस में हो गया होगा जब एंट्री का प्रॉफिट आया होगा। लेकिन अब हम इस कॉलम को ऐसे टोटल नहीं कर रहे, हम इस रो में वापस आ। ठीक है मिस्टर बैर? एक सेंटेंस कल इसके साथ लिखा था, देख के पढ़ेंगे जरा क्या लिखा था, देख के पढ़े से नहीं कर सकते हैं उपाय यार। ना करें वो सदी वो तो देखिए, वो तो इनकम स्टेटमेंट बनाते तो ऐसे ही करना। इनकम स्टेटमेंट बनाते हुए हम क्या करेंगे? सेल लेस कॉस्ट ऑफ सेल ग्रॉस प्रॉफिट अदर इनकम, वही करेंगे। लेकिन यहाँ नहीं ऐसे करना, यहाँ एक रिकंसिलिएशन बननी कि इसको उससे मैच करना। अगर वो हो भी तो वैसे कर लेंगे, उसका वो क्या है, वो तो इनकम स्टेटमेंट बना दिया आपने। इनकम स्टेटमेंट अब नहीं बनानी, अपने रिकंसिलिएशन बनाना। तो अगर कॉस्ट ऑफ सेल हो भी तो वो ठीक है, उधर से मैच होना चाहिए, लेकिन इसको इसी तरह क्यों बनाना? ताकि सेगमेंट रिजल्ट्स मैच किए जा सके, बताया जा सके कि सेगमेंट रिजल्ट्स के प्रॉफिट्स में क्या चीजें थी या नहीं थी और जो होनी चाहिए थी बिजनेस के टोटल प्रॉफिट एज अ होल। ठीक है, बाकी डेफिनेटली क्या ये 1178 उससे रिकंसाइल होना चाहिए जो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट। वो कैसे बना होगा? सेल कॉस्ट ऑफ सेल ग्रॉस प्रॉफिट, उसमें जो 268 जब लेस हुआ होगा तो 1178 ऑटोमेटिक आएगा। लेकिन यहाँ ऑटोमेटिक नहीं आ सकेगा, रास्ते में कुछ लेस करना पड़ेगा। ठीक है, ये सेगमेंट एस्पेक्ट्स ये बताइए, क्वेश्चन में लिखा है। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हेड ऑफिस के हैं जो सेगमेंट से रिलेटेड नहीं है, सेगमेंट्स में एलोकेट नहीं हुए। और इसी तरह लायबिलिटीज, एसेट्स और लायबिलिटीज भी कुछ ऐसी हैं जो सेगमेंट से रिलेटेड नहीं है, ऑपरेटिंग सेगमेंट से रिलेटेड नहीं है, मींस इनमें शामिल नहीं है। जैसा कल मैंने दिखाया था आप लोगों को, रिसर्च डिपार्टमेंट हो सकता है, कोई हेड ऑफिस हो सकता है, जो रिपोर्टेबल सेगमेंट्स नहीं है, उनके अगर एसेट्स लायबिलिटीज हैं, यही सेगमेंट एसेट्स है। ये मिस्टर महीदा पूरा लिखवा दूंगा 1334 267
डैश 160 माइनस वाई एड से टोटल एसेट्स तक पहुंचेगी। टोटल एसेट्स सेगमेंट लायबिलिटीज 985 222 डैश 35 लायबिलिटीज में 1 to 4। कुछ क्लियर हो गया प्लीज? क्वेश्चन नंबर 4 जो इसके नीचे है उसको होमवर्क लिख के पेज नंबर पे आ जाए 280। इसके नीचे क्वेश्चन नंबर 4 पे होमवर्क लिखना और पेज नंबर 280 पे आ जाए तो बात खत्म करना। ये बेटा सेगमेंट के जो रिजल्ट्स हैं उन्हें बिजनेस के रिजल्ट से रिकंसाइल किया जा रहा है। तो सेगमेंट के रिजल्ट्स में जो चीजें ऐसी हैं जो बिजनेस एज अ होल में नहीं होनी चाहिए वो माइनस है और जो होनी चाहिए वो प्लस है। ठीक है बेटा, ये पेज नंबर 280 तरफ पे आ जाएगा। अगर नोट करे तो पहले बता दो। जी पहला नंबर ओरिजिनल स्टैंडर्ड कैसे लिखते? जी नोट कर लिया ऑनलाइन स्टूडेंट्स? तो सब लिख तो नहीं रहे प्लीज? चले तो जी डिस्क्लोजर्स पहले बना इसलिए हमने लिए हैं ताकि यहाँ से वर्ड्स पढ़ते हुए जरा हमें आसानी रहे। तो पेज नंबर कौन सा आपके पास आ गया? 280 और बाकी में सब पढ़ना। इस सारे स्टैंडर्ड का जो मेन क्रक्स है बस ऑपरेटिंग सेगमेंट्स ऑपरेटिंग सेगमेंट्स में से रिपोर्टेबल सेगमेंट्स बना लिए, उनके अब डिस्क्लोजर्स है और एक डिस्क्लोजर्स कुछ हमने बना लिए लेकिन कुछ थ्योरेटिकली जरा और भी पढ़ेगा। पहले जो हो गया शायद वही है। एन एंटिटी शैल डिस्क्लोज द फॉलोइंग फॉर ईच पीरियड फॉर व्हिच द स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम इज प्रेजेंटेड। पेन रखें आपने। फॉलोइंग आइटम फॉलोइंग थिंग्स आपने डिस्क्लोज करनी है, लेकिन किस किस पीरियड की? जिस पीरियड की स्टेटमेंट ऑफ अगर फॉर एग्जांपल आप 2022 के साथ साथ 2021 की कंपैरेटिव फिगर्स भी बना रहे हैं, याद है कंपैरेटिव? तो फिर डिस्क्लोजर कंपैरेटिव भी होना चाहिए। ठीक है, तो जितने सालों की क्या उतने सालों के क्या, जितने सालों की स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस उतने ही सालों के फिर डिस्क्लोजर। बारह थ्योरेटिकली आइडिया होना चाहिए। जनरल इंफॉर्मेशन सबसे पहले क्या डिस्क्लोज करना? फैक्टर्स यूज्ड टू आइडेंटिफाई entities reportable segments, मतलब या ब्रैकेट and whether the management has chosen to organize the entity around difference in products and services। और मैंने इस स्टैंडर्ड के स्टार्ट में आपको बताया था कि सेगमेंट्स बनाने के दो तरीके हो सकते हैं, प्रोडक्ट्स के एंगल से भी और नंबर 2 ज्योग्राफिकल एरियाज के एंगल से भी। हमने जो क्वेश्चंस किए इसमें आपको किस एंगल से महसूस हुआ? जैसे अभी क्वेश्चन हमने किया जरा पढ़ें, इसमें क्या बैठा है? स्पिनिंग डिपार्टमेंट, वीविंग डिपार्टमेंट, डाइंग डिपार्टमेंट, तो क्या क्या बना रहे हैं प्रोडक्ट्स, उस तरह भी अरेंजमेंट हो सकता है और इस तरह भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान ऑपरेशंस, दुबई ऑपरेशंस, ऑस्ट्रेलियन ऑपरेशंस, कॉन्टिनेंट्स के एंगल से भी हो सकता है, यूरोप, एशिया, तो रीजन्स के एंगल से भी हो सकता है और प्रोडक्ट्स के एंगल से भी हो सकता है। तो जिस तरह आपने किया होगा वो अपने शेयर होल्डर्स को बता दो कि वी हैव अरेंज्ड द डाटा अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्ट्स और सर्विसेज, या वी हैव अरेंज्ड द डाटा अकॉर्डिंग टू द ज्योग्राफिकल एरियाज। तो पहला काम क्या बताना है शेयर होल्डर्स को? व्हाट आर द फैक्टर्स एंड देन हाउ द ऑर्गेनाइजेशन हैज ऑर्गेनाइज्ड
the entity around whether the product on the basis of products or on the basis of geographical areas. ये समझ आ गई प्लीज? बहरहाल ये कोई रट्टा नहीं है सच, ओरिजिनल स्टैंडर्ड के पैरास लिखे हुए, थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए. Then with types of products and services from each reportable segment derives its revenue. ये लाइन उस वक्त एप्लीकेबल हो जाएगी अगर आप ज्योग्राफिकल एरियाज की बेस पे वर्किंग कर रहे होंगे. तो फॉर एग्जांपल पाकिस्तान ऑपरेशंस, तब फिर आप ये बताएंगे इस पाकिस्तान ऑपरेशंस में कौन कौन से प्रोडक्ट सेल हो रही हैं. अगर ऑस्ट्रेलिया में रिजल्ट्स बताए जा रहे हैं तो वहाँ कौन से प्रोडक्ट्स या सर्विसेज दी जा रही हैं. अगर हमने अरेंजमेंट ही प्रोडक्ट्स के एंगल से किया होगा तो फिर तो शायद इस नंबर 2 की जरूरत नहीं पड़ेगी. लेकिन दोबारा पढ़ें तो नंबर 2 कब जरूरत पड़ सकती है? अगर हमने रिपोर्टेबल सेगमेंट्स को कैसे अरेंज किया होगा तो फिर हम बताएंगे कि उस ज्योग्राफिकल रीजन में कौन कौन से प्रोडक्ट्स सर्विसेज देके हम रेवेन्यू कमा रहे हैं. ठीक है सर? Then B, information about reported segments profit or loss, including revenue and expenses included in the reported segment profit or loss, segment assets and segment liabilities. यही काम शायद हमने अपने डिस्क्लोज में किया. बताया हमने सब कुछ? क्या क्या बताया? तो अपने लॉस बताया, रेवेन्यूज बताए, एक्सपेंसेस बताए, एसेट्स बताए, लायबिलिटीज बताई. बताइए सर. नीचे ना एक टेबल सा बना हुआ. इस टेबल की सिर्फ सिग्निफिकेंस ये है कि हमें जो क्वेश्चन में डाटा दिया था वो तो हमने अरेंज कर लिया, लेकिन उसके अलावा भी बहुत कुछ डाटा हो सकता है और अगर वो होगा तो हम उसको भी अरेंज कर लेंगे. तो आपने सिर्फ लेफ्ट जरा पढ़ना है मेरे साथ, और जो हो गया वो जरा बताते रहिएगा, जो नहीं हो साथ सिंपली हेडिंग्स लिखेंगे. तो लेफ्ट जो साइड चल रही है बस वो देखना है. रेवेन्यू कौन सा जी? फिर कौन सा? फिर टोटल हो गया. फिर इंटरेस्ट रेवेन्यू अगर पता हो वो बता देंगे सेगमेंट वाइज. इंटरेस्ट एक्सपेंस पता हो, डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन पता हो, कुछ और पता हो, अदर मटेरियल नॉन कैश आइटम्स. मटेरियल मींस यहाँ क्या है? सिग्निफिकेंट, बैड डेट्स, अदर नॉन कैश ट्रांजैक्शंस. मटेरियल इनकम एक्सपेंसेस अगर कोई और है. कंसोलिडेशन जहन में लाए. शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ एसोसिएट हो सकता है. ये सेगमेंट प्रॉफिट लॉस हमने बताया. अगर टैक्स एक्सपेंस हो तो हमने बताया. हमने इसमें से क्या क्या बताया, कोई बता सकते हैं? हमें कौन कौन सा डाटा दिया हुआ था? पहले 3 दिए हुए थे मेरा ख्याल है, उसके अलावा बस प्रॉफिट शेयर तक पता. बाकी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हमें पता थे तो हमने लिख दिए. टैक्स पता होगा तो वो लिख देंगे उसी तरह. ठीक है? नहीं, मटेरियलिटी लेवल हमें जो बताया होगा हम उसे मटेरियल ही समझेंगे, अनलेस बताया ये मटेरियल, और अगर इमटेरियल है तो हम छोड़. हमें कभी भी कोई इन्फॉर्मेशन दी हो काउंटिंग में तो हम ये कह के कि ये मटेरियल है छोड़ नहीं देंगे. वो जितनी भी फिगर है हम उसे क्या कंसिडर करेंगे कि ये मटेरियल ही होगी, अनलेस एग्जामिनर बता. नहीं वो तो ठीक है, डेफिनेटली 10% रूल तो हमने अप्लाई करना है. नहीं इस तरह मटेरियल का होगा कि अगर इतने परसेंट हुआ तो नहीं इस तरह वो ऑडिट है सर. देन उसके बाद नीचे एसेट्स एंड लायबिलिटीज में आते हैं. इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट भी हो सकता है. अच्छा ये ना इसके नीचे अब आप पढ़ेंगे तो नीचे लिखा हुआ अनएलोकेटेड एसेट्स. अपनी तरफ भी रिकंसिलिएशन निकालें जो भी बनाई है सर, प्लीज निकालिएगा सर. अब रिकंसिलिएशन बनाने के भी डिफरेंट फॉर्मेट्स हो सकते हैं. हमने कैसे बना ली है, कॉलम वाइज पहले फिगर्स लिख के अगले कॉलम में अनएलोकेटेड आइटम्स को लेके टोटल कर दिए. लेकिन ये डेफिनेटली ऊपर नीचे भी लिखा जा सकता है. रिपोर्टेबल लिख लिए, अदर देन रिपोर्टेबल लिख लिए, और उसके नीचे फिर अनएलोकेटेड लिख के टोटल निकाल दिए. तो यहाँ जरा देखें कैसे लिखा हुआ. अनएलोकेटेड एसेट्स लिख के फिर क्या हुआ, फिर टोटल एसेट्स निकालनी है. तो ये जस्ट इसका प्रेजेंटेशन हुई है, तो आपने किसी नए फॉर्मेट की तरफ नहीं जाना. यहाँ इसका दिखाने का मतलब सिर्फ ये टिक लगाए जरा इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट करो, सेगमेंट वाइज बताइए तो वो हो जाएगी. एक ढूंढे कैपिटल एक्सपेंडिचर का पता, अगर कोई नई मशीनरी खरीदी हो उसकी इंफॉर्मेशन हो सेगमेंट वाइज, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर नॉन करंट एसेट. सेगमेंट लायबिलिटीज की अगर कोई इंफॉर्मेशन है. अनएलोकेटेड हमने वहां लिख दिया, अगर अपना देखें ये अनएलोकेटेड. ठीक है, ये फिगर बताया जरा जो अभी क्वेश्चन नंबर 3 किया उसमें अनएलोकेटेड अमाउंट ऑफ लायबिलिटीज कितनी थी, और उसको लिखने से पे टोटल आ गया. तो आप उसी फॉर्मेट को बस रखिएगा जिस तरह हमने बना लिया, लेकिन इनमें से बस टिक लगा लीजिएगा काइंडली. ये जो कौन कौन सी होगी, इन्वेस्टमेंट एसोसिएट, कैपिटल एक्सपेंडिचर, और बस नीचे शायद कोई नई चीज थी. तो इस पूरे टेबल को सिर्फ एक नजर देखने का मतलब ये था कि अगर कोई एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन भी होगी जो हमें इन क्वेश्चंस में नहीं मिली तो उसको भी वैसे ही प्रेजेंट कर देंगे जैसे अभी थोड़ी देर हमने अपने
क्वेश्चन में प्रेजेंट किया, ठीक है, नथिंग एल्स, इसके अलावा इसकी कोई सिग्निफिकेंस नहीं। नेक्स्ट पेज का ऐसे कर सकते हैं कि स्टैंडर्ड से ये एज इट इज कॉपी करते हैं इन्ना लिल्लाह व इन्ना और उसको मॉडिफाई करते नहीं, तो उसको मॉडिफाई करते दिए थे। अब एग्जाम में स्टैंडर्ड में खोल के कोई नई मॉडिफिकेशन नहीं करनी, जो मॉडिफिकेशन करनी थी वो कर दी है। एग्जाम में बड़ा इतना टाइम नहीं होता, स्टैंडर्ड यकीनन हेल्पफुल होता है, लेकिन अगर हम पेपर सामने रख के स्टैंडर्ड खोल के बैठ जाए तो पेपर का टाइम खत्म हो जाएगा, हमारा सवाल शुरू नहीं होगा। तो वहां स्टैंडर्ड्स अप्लाई करने हैं बस, और कहाँ कहाँ जरूरत पड़ती है वो इंशाल्लाह मेरे बताऊंगा। हर जगह नहीं, सवाल आया स्टैंडर्ड खोल लिए, इस तरह नहीं, स्टैंडर्ड नहीं खोलना, पेन प्रेस करना और आंसर शीट पे कुछ लिखना। देन सर आ जाए आगे एंटिटी वाइड डिस्क्लोजर्स। Entity wide disclosure means company as a whole disclosures. The following applies to all listed companies or which are in the process of listing. ये बात तो शायद फर्स्ट डे हुई थी, including those entities which have a single reportable segment. हो सकता है अगर फॉर एग्जांपल कोई एक कंपनी है वो सिर्फ कोई एक ही प्रोडक्ट बना के बेची जा रही है, फॉर एग्जांपल कोई फ्लोर मिल है, वो क्या बना के बेचारी बेची जा रही है, कोई शुगर मिल है, तो ये कुछ जरूरी नहीं है कि हर बिजनेस में एक से ज्यादा प्रोडक्ट्स बिक रही हैं। तो ये भी जरूरी नहीं कि हर बिजनेस एक से ज्यादा ज्योग्राफिकल रीजन्स में ऑपरेट कर रहा हो। फॉर एग्जांपल एक बिजनेस सिर्फ पाकिस्तान में ही, उसके पाकिस्तान ऑपरेशंस ही होंगे, तो यूरोप में, यूरोप के किसी मुल्क में, तो ये जरूरी नहीं है कि एक से ज्यादा हमेशा ऑपरेटिंग सेगमेंट्स हो सकता है एक ही हो। तो ये जो नीचे हम डिस्क्लोजर पढ़ेंगे ये लिस्टेड कंपनीज पे भी हैं, प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग पे भी हैं, और इंक्लूडिंग दोज एंटिटीज पे भी हैं जिनका एक ही रिपोर्टेबल सेगमेंट है। लेकिन ये जितने बड़े बड़े हमने टेबल्स बनाए ये कब एप्लीकेबल होंगे, जब एक से ज्यादा रिपोर्टेबल सेगमेंट। वरना अगर एक ही है फॉर एग्जांपल तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस में लाया, क्या उसी की सेल आ रही होगी, उसी की कॉस्ट ऑफ सेल, तो अब किसका ब्रेकअप बनाएंगे फिर आप, अब जरूरत नहीं है। अगर एक से ज्यादा रिपोर्टेबल सेगमेंट्स होंगे तभी बड़ा वर्किंग होनी चाहिए। अगर एक से ज्यादा रिपोर्टेबल सेगमेंट की फिगर्स इकट्ठी हो गई है प्रॉफिट लॉस में तभी उसका ब्रेकअप होना चाहिए और तभी फिर उसकी उनकी रिकंसिलिएशन होनी चाहिए। तो अगर एक ही बिजनेस सेगमेंट है जो रिपोर्टेबल बन गए तो शायद इन डिस्क्लोजर्स की जरूरत, लेकिन इन डिस्क्लोजर्स को फिर भी आपने थ्योरेटिकली जरूर दें। टेबल वगैरह तभी बनेंगे जब एक से ज्यादा रिपोर्टेबल सेगमेंट्स हों। ये ठीक है सर। तब क्या क्या डिस्क्लोज करना है? नंबर 1, information of revenue from external customers for each product and service. An entity shall report the revenue from external customers for each product and service unless necessary information is not available and the cost to develop it would be excessive, in which case that fact shall be disclosed. मतलब सर इसका इस तरह से है कि फॉर एग्जांपल आप यूनिलीवर से मिलाएं, यूनिलीवर तो वर्ड सुना होगा नहीं है, या नेस्ले, काफी सारी प्रोडक्ट्स हैं, तो उनको ज़हन में रख के जरा दोबारा सेंटेंस पढ़ें। एंटिटी शैल रिपोर्ट द रेवेन्यू फ्रॉम एक्सटर्नल कस्टमर फॉर ईच प्रोडक्ट। एक्सटर्नल कस्टमर्स को चीजें बेच के, हर जो चीज बेची है, हर प्रोडक्ट जो बेची है, उसका रेवेन्यू आपने अलग-अलग बताना है, अनलेस क्या हो, नेसेसरी इंफॉर्मेशन ना हो। का मतलब फॉर एग्जांपल अपने जहन में जरा एक सेल का लेजर बनाए, अगर कैश सेल हुई है तो एंट्री बनो, क्रेडिट सेल हुई तो एंट्री बनो। अब फर्स्ट आपने एक ही कैश का लेजर बनाया और उसमें जो भी प्रोडक्ट बिकती है उसी कैश के लेजर में फिगर्स इकट्ठी होती जाती है। तो अब अगर अलग इंफॉर्मेशन ही अवेलेबल नहीं है तो फिर आप डिस्क्लोज नहीं कर पाएंगे। लेकिन एक और चीज पढ़ने आगे, एंड द कॉस्ट ऑफ टू डेवलप इट। क्या सेग्रीगेशन हो सकती है अगर इकट्ठा लेजर बन भी जाए? सर हम अकाउंटेंट से काम ही क्या सर, अगर फॉर एग्जांपल इकट्ठा लेजर बन भी गया हो, फॉर एग्जांपल आपने पूरा साल इकट्ठा लेजर बनाया हो, तो क्या उस लेजर में से आइडेंटिफाई कर किया जा सकता है कि इस प्रोडक्ट की कौन कौन सी सेल है, इसकी कौन कौन सी सेल है? लेकिन क्या टाइम लगेगा? टाइम लगेगा सर। क्या अकाउंटेंट के टाइम की भी कॉस्ट है? अब यहाँ वो ये कह रहा है कि अगर अनलेस, दोबारा सेंटेंस नेसेसरी इंफॉर्मेशन इज
नॉट अवेलेबल, अवेलेबल तो नहीं है, लेकिन अवेलेबल करने की अगर कॉस्ट बहुत सारी है, बहुत ज्यादा है, मसलन आपने ये काम करना है तो डेफिनेटली बहुत सी प्रोडक्ट्स, अगर फॉर एग्जांपल 100 प्रोडक्ट्स है तो 100 प्रोडक्ट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए कोई अकाउंटेंट की जरूरत पड़ेगी सर। तो ये ना हो कि इस इंफॉर्मेशन को डेवलप करते करते कोई 2-3 अकाउंटेंट रख के बिजनेस ही लॉस में चला जाए। ठीक है, बड़े बड़े अकाउंटिंग डिपार्टमेंट्स होते हैं, ये भी ध्यान में रखिएगा, लेकिन ये ना हो कि अकाउंटिंग का ही खर्चा इतना हो जाए कि अच्छा वाला ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा था, अदर इनकम भी थी, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में जैसे ही अकाउंटिंग डिपार्टमेंट की कॉस्ट शामिल हुई तो लॉसेस शुरू। तो डिस्क्लोजर देना है, पूरी बात ये है कि किसका डिस्क्लोजर देना, हर प्रोडक्ट के एक्सटर्नल कस्टमर के रेवेन्यू का डिस्क्लोजर देना है, लेकिन वो कब नहीं देना, जब या तो वो इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, और या अवेलेबल नहीं है इवन देन उसे अवेलेबल करने की कोशिश करें, लेकिन अगर उसको अवेलेबल करने की कोशिश करते हैं तो बहुत ज्यादा खर्चा होने का एक्सपेक्टेशन है, तो फिर सिर्फ शेयर होल्डर्स को ये बता दें कि हम अलहदा इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि बहुत ज्यादा अकाउंटिंग डिपार्टमेंट की कॉस्ट बढ़ जाएगी। एंड के वर्ड्स क्या है, इन विच केस दैट फैक्ट शैल बी डिस्क्लोज। कौन सा फैक्ट बता दें, शेयर होल्डर्स को बता दें भाईजान हम तैयार हैं, लेकिन फिर आपके बिजनेस में ही लॉस हो जाने हैं या खर्चे बहुत बढ़ के प्रॉफिटेबिलिटी रिड्यूस हो जाए। तो प्लीज एक सेकंड से लेट्स कंक्लूड द स्टोरी। क्या करना है, क्या करना है सर, हर प्रोडक्ट का एक्सटर्नल कस्टमर्स का रेवेन्यू अलग अलग बताना है, लेकिन नहीं बताना अगर इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन अगर इंफॉर्मेशन नहीं है तो उसे डेवलप करने की कोशिश करें, लेकिन अगर डेवलप करने की कोशिश में कॉस्ट एक्सेसिव हो जाएगी तो शेयर होल्डर्स को बस बता दें कि हमने एक्सटर्नल रेवेन्यू ऑफ ईच प्रोडक्ट इसलिए नहीं बताया क्योंकि कॉस्ट डेवलप इट वुड बी एक्सेसिव। जी बस सर कोई ऐसा सिनेरियो जिसमें मल्टीनेशनल कंपनी है, उसके मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं, तो इंडिविजुअल प्रोडक्ट कोई भी 10% के लिए क्वालीफाई नहीं सर करता। 10% कहाँ से बीच में यहाँ आ गया है, ऐसे- यहाँ ये इसके बारे में बात कर रहा हूं, एक सर सवाल 10% एक गलत है सर, यहाँ वो कहते हैं हर प्रोडक्ट का बताना। तो सर उसका एसेट्स भी 2-3% आया, यानी कि जो तो सेगमेंट आप उठाएं, तो इन दैट सिनेरियो फिर हम क्या करें, यानी कि उनके सर जी वो नहीं भी बनना है, इवन देन हमने हर प्रोडक्ट का एक्सटर्नल रेवेन्यू बताना, उसने ये नहीं कहा कि सब कुछ बताना, सब कुछ बताना है अगर 10% रूल अप्लाई होगा। एक्सटर्नल रेवेन्यू, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, रिकंसिलिएशन, ये सब कुछ तब बताना है जब 10% रूल अप्लाई होगा। अगर वो रूल अप्लाई नहीं भी हो रहा तो अपने हर प्रोडक्ट का एक्सटर्नल रेवेन्यू बताना है। पूछना चाह रहा हूं कि अगर ये नहीं कि कोई भी प्रोडक्ट है, उनकी प्रोडक्ट्स इतनी ज्यादा, कोई प्रोडक्ट 10% फॉलो ही नहीं करी, तो फिर हम जनरलाइज कर देंगे। अगर 10% फॉल नहीं कर रही तो हम ऑपरेटेबल रिपोर्टिंग सेगमेंट्स नहीं बताएंगे, नहीं बनाएंगे, ये डिस्क्लोजर करके देंगे, लेकिन अगर ये देना मुश्किल हो जाएगा तो फिर नहीं देंगे। ठीक है, इंफॉर्मेशन अबाउट जियोग्राफिकल एरिया, नहीं एक मिनट जरा वापसी को कर रहा पढ़ाई की तरफ, जरा टाइम लग रहा है। इंफॉर्मेशन अबाउट जियोग्राफिकल एरिया, एन एंटिटी शैल रिपोर्ट द फॉलोइंग जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन। अब ये वर्ड जो अभी मैंने बताया आपको ये बार बार रिपीट होंगे, अनलेस द नेसेसरी इंफॉर्मेशन इज नॉट अवेलेबल एंड द कॉस्ट। इसका क्या मीनिंग है, बार बार ये आ जाता है कॉस्ट टू डेवलप इट। इंफॉर्मेशन अवेलेबल तो नहीं है, लेकिन इसका मतलब नहीं कि अवेलेबल करने की कोशिश भी नहीं करनी, लेकिन अगर कोशिश करने में खर्चा इन्वॉल्व है तो फिर रहने दें। दोबारा सेंटेंस, एन एंटिटी शैल रिपोर्ट द फॉलोइंग जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन unless the necessary information is not available and the cost to develop it would be excessive। कौन कौन सी फॉलोइंग जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन देनी है अगर अवेलेबल हो जाए तो? नंबर ए, रेवेन्यू फ्रॉम एक्सटर्नल कस्टमर्स। अभी रिपीट नहीं हो रही, कंडी थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, नई चीज है। अब रेवेन्यू फ्रॉम एक्सटर्नल कस्टमर को दो हिस्सों में ब्रेक करना, एट्रीब्यूटेड टू द एंटिटीज कंट्री ऑफ डोमिसाइल and attributed to all foreign countries in total from which the entity derives revenue। Country of domicile means जहां पे कंपनी रजिस्टर्ड है विद एससीसीपी शायद, कंट्री वेयर एंटिटीज रजिस्टर्ड विद एससीसीपी शायद, एससीसीपी लाइक ऑर्गेनाइजेशन। मतलब इसका ये है कि फॉर एग्जांपल कि मल्टीनेशनल कंपनी है जो अमेरिका में रजिस्टर्ड है, तो उसने क्या करना है, अमेरिका का रेवेन्यू फ्रॉम एक्सटर्नल कस्टमर अलहदा
और बाकी दुनिया के जितने ममालिक में बिजनेस हो रहा है उन सब में एक्सटर्नल रेवेन्यू फ्रॉम कस्टमर्स अलग बताना। ठीक है सर, किन दो हिस्सों में क्या ब्रेक करना है? एक्सटर्नल रेवेन्यू फ्रॉम कस्टमर तो नंबर एक एंटिटी के जिस एंटिटी जिस मुल्क में रजिस्टर्ड है उस मुल्क का रेवेन्यू अलग, और दूसरा पड़ेगा ऑल फॉरेन कंट्रीज का मतलब उस मुल्क के अलावा जितने ममालिक में और बिजनेस है तो उसका रेवेन्यू अलग बताना है, अनलेस ये इंफॉर्मेशन अवेलेबल ना हो और या इसे डेवलप करने में कॉस्ट इन्वॉल्व, कॉस्ट एक्सेसिव इन्वॉल्व। जी डेफिनेटली ये रेलेवेंट नहीं है। अगर फॉर एग्जांपल कोई बिजनेस है जो एक ही मुल्क में है, उसी मुल्क में वो रजिस्टर्ड है, बस वही रेवेन्यू। ये तभी डिस्क्लोजर रेलेवेंट बनेगा जब एक से ज्यादा मुल्कों में बिजनेस हो रहा है, तो फिर जिस मुल्क में आप रजिस्टर्ड है, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में रजिस्टर्ड है तो ये अलग, और पाकिस्तान के अलावा जितने और मुल्क हैं जिनमें बिजनेस हो रहा है उनका एक्सटर्नल कस्टमर्स का रेवेन्यू है। इफ रेवेन्यू फ्रॉम एक्सटर्नल कस्टमर्स attributed to an individual foreign country or material, those revenues shall be disclosed। अब ऊपर ये बात होगी, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान का रेवेन्यू लेता और पाकिस्तान के अलावा दुनिया के और मुल्कों का रेवेन्यू इकट्ठा करके लेता, लेकिन फॉर एग्जांपल बाकी मुल्कों में आप समझते हैं कि जो सऊदी अरब का रेवेन्यू है वो जरा सिग्निफिकेंट रेवेन्यू है, तो देन स्टैंडर्ड क्या कह रहा है कि उस फॉरेन कंट्री के रेवेन्यू को जिसका रेवेन्यू मटेरियल है अलग बता दें। बाय डिफॉल्ट क्या करते हैं, बोला रजिस्टर्ड मुल्क जहाँ पे रजिस्टर्ड बिजनेस वो अलग, बाकी सारे अलग। लेकिन अगर बाकी सारों में से तो फॉरेन कंट्री का रेवेन्यू मटेरियल है तो उसकी इंफॉर्मेशन शेयर होल्डर्स को अगर अलग मिल जाए तो सुभान अल्लाह। अब ये जो डिस्क्लोजर अभी आया है ऊपर मेन हेडिंग चल रही है इस वक्त हमारी इंफॉर्मेशन अबाउट ज्योग्राफिकल एरियाज, उसमें ए है रेवेन्यू फ्रॉम एक्सटर्नल कस्टमर और उसी नंबर 2 में नीचे बी है। तो रेवेन्यू फ्रॉम एक्सटर्नल कस्टमर्स के बाद हेडिंग है मींस इसकी भी मेन हेडिंग क्या है, इंफॉर्मेशन अबाउट ज्योग्राफिकल एरियाज में अब नॉन करंट एसेट्स और वर्ड्स वही हैं, लोकेटेड इन एंटिटीज कंट्री ऑफ डोमिसाइल एंड इन ऑल फॉरेन कंट्रीज। क्या मतलब, नॉन करंट एसेट्स की भी इंफॉर्मेशन देनी है, किन दो हिस्सों में, जिस मुल्क में आपका बिजनेस रजिस्टर्ड है वो अलग और बाकी सारे मुल्कों के जो नॉन करंट एसेट्स हैं वो अलग। लेकिन अगर किसी इंडिविजुअल फॉरेन कंट्री के नॉन करंट एसेट्स मटेरियल है तो वो भी अगर अलग हो जाए तो क्या ही बात है। अगर आपका जो बिजनेस है वो अमेरिका में रजिस्टर्ड है तो अमेरिका के नॉन करंट एसेट्स अलग और पूरी दुनिया में उसके अलावा जितने नॉन करंट एसेट्स ममालिक में वो सब कुछ इकट्ठे करके अलग, लेकिन उनमें अगर पाकिस्तान के नॉन करंट एसेट्स मटेरियल है तो पाकिस्तान अलग है। इसमें मुस्कुराहट क्यों आई, पाकिस्तान एक मटेरियल मुल्क है। एग्जाम्पल ऑफ ए एंड बी, अब जो ए और बी पढ़ा इसको अगर प्रेजेंट करना हो तो किस तरह से एक छोटा सा टेबल बना हुआ है आपके सामने, उसकी मतलब एक इलिस्ट्रेशन टाइप है। रेवेन्यू फ्रॉम एक्सटर्नल कस्टमर, कंट्री ऑफ डोमिसाइल अलग, फॉरेन कंट्रीज अलग और टोटल हो गया। नॉन करंट एसेट्स कंट्री ऑफ डोमिसाइल अलग, ऑल फॉरेन कंट्रीज अलग टोटल, और अगर ऑल फॉरेन कंट्रीज में कुछ सिग्निफिकेंट होता तो उसकी नीचे एक लाइन, उसके एक नीचे सिंपल लाइन। आई होप कोई इशू नहीं, क्लियर हो रहा है। चलो आगे जी, वो इसके नीचे आ जाएगा कि फॉर एग्जांपल एसेट्स ऑफ सऊदी अरेबिया और नॉन करंट एसेट्स इन सऊदी अरेबिया आर 50 मिलियन, रेवेन्यू ऑफ अमेरिका इज फॉर एग्जांपल 20 मिलियन। सेंटेंसेस से नहीं, फॉरेन कंट्रीज में भी शामिल है लेकिन अलग भी इसकी प्रेजेंट, ऑल फॉरेन कंट्रीज में तब आ जाएगा तभी तो टोटल होगा, लेकिन उसको अलग फिर स्पेसिफाई कर देंगे अगर फॉरेन कंट्रीज में कोई ऐसा मुल्क है जिसकी इंफॉर्मेशन मटेरियल तो फिर अलग नीचे स्पेसिफाई होगा। डेफिनेटली इसको कॉलम वाइज भी बना सकते हैं, शायद एक और कॉलम ऐड कर दें, कंट्री ऑफ डोमिसाइल, फॉरेन कंट्री व्हिच इज मटेरियल, ऑल अदर्स, डेफिनेटली प्रेजेंटेशन हो सकती है। मतलब ऐसा ये फॉर्मेट जो है ये स्टैंडर्ड का फॉर्मेट नहीं है, लेकिन ये हेल्पफुल हो सकता है इस इन लाइंस को अप्लाई करने। ठीक, नहीं सर ये मटेरियल की लिमिट अपने एग्जाम में नहीं बनानी होगी, आपको अगर कोई इन्फॉर्मेशन देगा तो आप उसे मटेरियल ही समझेंगे, लेकिन प्रैक्टिकली डेफिनेटली आप उसका कोई मटेरियलिटी लेवल सेट करेंगे कि मटेरियल मींस क्या है, जिस तरह ऑडिट वगैरह में होता है।
इंफॉर्मेशन अबाउट मेजर कस्टमर्स, यहाँ क्लियर है यहाँ? इंफॉर्मेशन अबाउट मेजर कस्टमर का मतलब बेटा ये है कि एंटिटी शैल प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द एक्सटेंट ऑफ इट्स रिलायंस ऑन इट्स मेजर कस्टमर्स। कंसंट्रेट जरा कीजिएगा। अब मेजर कस्टमर को थोड़ा सा ब्रैकेट में एक्सप्लेन किया हुआ, जरा पहले वो हजम कर लेना। ब्रैकेट्स में आ रहा है आईपीपीज, यहाँ जो लिखा हुआ है ये वर्ड है इंडिपेंडेंट पावर प्रोजेक्ट्स के लिए। पाकिस्तान में प्राइवेट सेक्टर में इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कंपनीज हैं जिन्हें इंडिपेंडेंट पावर प्रोजेक्ट्स बोला जाता है। कैपको, हबको, अगर कभी नाम सुना, इंडिपेंडेंट पावर प्रोजेक्ट्स। ये आपने हो सकता है कोल प्रोजेक्ट्स देखे हो कभी अपने अपने शहरों में, कभी ट्रेवल करते हुए रास्ते में कोई बड़े बड़े कोल प्रोजेक्ट्स ऐसे आते हैं जिससे ठीक ठाक किस्म का धुआं निकल रहा होता है। मेरा ख्याल है ये साहिवाल साइड पे इस तरह से ये इंडिपेंडेंट पावर प्रोजेक्ट्स हैं। फर्नेस ऑयल से भी बन रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं, कोल से भी बन रहे हैं। नहीं, ये उनकी बात नहीं हो रही, ये डेमो की बात नहीं हो रही, ये प्राइवेट सेक्टर में प्रोजेक्ट्स। तो बस इतना काफी है। आईपीपीज और साथ लिखा वापडा, अब वापडा फिर इन आईपीपी से इलेक्ट्रिसिटी परचेज करता है। डेफिनेटली वापडा की अपनी जनरेशन भी हैं, डेमो से अदर प्रोजेक्ट्स वापडा के अपने भी हैं, लेकिन इंडिपेंडेंट पावर प्रोजेक्ट्स से भी वापडा इलेक्ट्रिसिटी परचेज करके फिर आप लोगों तक पहुंचाता है। तो कौन किससे खरीद के कहां देता है? अब आईपीपीज के अगर एंगल से आप सोचें तो उनका सिर्फ एक ही कस्टमर है, वापडा। किसका कौन सा एक ही कस्टमर है? मतलब वो डायरेक्टली कस्टमर्स को नहीं बेच रहा, वापडा के थ्रू कस्टमर से कहा। तो आईपीपीज ने इलेक्ट्रिसिटी सेल करके पैसे किससे लेने हैं? और अगर वापडा से पैसे ना मिले, आईपीपीज जो है वापडा वालों से कहते हैं कि हमारी बिजली जो आपने खरीदी उसके पैसे दें। वो कहते हैं दे देते हैं, लोगों से लेके दे देते हैं। वो कहते हैं लोग नहीं देते, वो कहते हैं दे देते हैं। तो अगर खुदा ना खास्ता इस दिन वापडा वाले कहें यार लोग पैसे नहीं देते, तो किसका बिजनेस सर्वाइवल ही खत्म हो जाएगा। बाकी डेफिनेटली उन्होंने अपनी गारंटियां दी हुई हैं, वो अलग इश्यूज हैं। वो उन्होंने प्रोडक्ट्स लगाने से पहले हुकूमतों से सॉवरेन गारंटीज दी हुई हैं, इंटरनेशनल गारंटीज भी हैं अगर इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स हैं, तो वो अलग एक इशू है। लेकिन इनका मेजर कस्टमर कौन है? वापडा। तो इनकी सारी रिलायंस उस पर, उधर से फंडिंग आएगी तो फिर आगे ये अपना रॉ मटेरियल भी खरीदते होंगे। आईपीपीज को भी तो रॉ मटेरियल चाहिए होगा इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए, कोल चाहिए या ऑयल चाहिए, तो इन्होंने उनको पैसे देने। एक वर्ड शायद आप लोग सुनते हो, तो सर्कुलर डेट, रहने दे, नहीं सुनते। वो सर्कुलर डेट यही है सर कि फॉर एग्जांपल अब आईपीपीज ने परचेज की हुई, इन्होंने अपना फर्नेस ऑयल खरीदा हुआ। अच्छा, इन्होंने अपना फर्नेस ऑयल खरीदा तो मेजर इनका जो सप्लायर है वो पीएसओ, पाकिस्तान स्टेट ऑयल। पाकिस्तान स्टेट ऑयल वाले कहते हैं हमारे पैसे, वो कहते हैं ठहर जाओ, वापडा से मिलेंगे। तो अब ना उधर से मिल रहे हैं ना उधर, अब ये सर्कल दे रहे हो, कहता ठहर जाओ ठहर जाओ, वो गेम उधर चल गया। पीएसओ किसका? वो भी पाकिस्तान स्टेट ऑयल है, गवर्नमेंट का दरा, मेजर शेयर होल्डिंग गवर्नमेंट की। तो वो कहते हैं वापडा से ले, वो बल्कि ये भी कहते हैं वापडा से ले दें तो हम दे देंगे। तो ये कुछ 26 अरब रुपए, 2600 अरब रुपए की गेम चल गई इस वक्त समय में, जो इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर में जो घूम फिर रहा है, ना उधर से मिल रहा ना उधर से मिल रहा। फिर ये भी है कि वापडा को बिजली मिलती महंगी है आईपीपी से, और आप लोगों को गवर्नमेंट सब्सिडाइज बिजली देती है, तो उसमें भी फर्क है। फॉर एग्जाम्पल उधर से 20 रुपए का यूनिट मिल रहा है और आपको 12 रुपए 13 रुपए का, तो वो 8 रुपए का फिर गैप है।
तो ये मतलब बेसिकली वो घूम रहा है। सर्कुलर का मतलब इधर से उधर, इधर से उधर, सर्कल ही हो गया। एंड में फिर गवर्नमेंट का गेम आ जाती है। तो भारत एट द एंड ऑफ द डिस्कशन ये समझ आ गया कि आईपीपीस की रिलायंस किस पे, एक ही कस्टमर। इसी तरह एक और एग्जाम्पल लिखी हुई है पीएसओ एंड रेलवे। अब रेलवे ने डीजल लेना है पीएसओ से, तो पीएसओ का एक मेजर कस्टमर है। हम नहीं है वैसे मेजर कस्टमर, हम तो 100 रुपए का पेट्रोल 200 का डलवा लिया, 1000 रुपए का डलवा लिया। तो उनका मेजर कस्टमर है पीआईए शायद, पीएस रेलवेज का तो पूरा नेटवर्क पूरे पाकिस्तान में। तो पीएसओ का एक वन ऑफ द मेजर कस्टमर रेलवे। अब अगर रेलवे वाले पैसे ना दे तो पीएसओ का सवाल मीन्स से मतलब हम मेजर कस्टमर की बात कर रहे हैं, कोई आम 1 2 5 10 रुपए वाले नहीं, मतलब मेजर अमाउंट। तो ये सिर्फ एग्जांपल्स के तौर पे मीन्स से हम बहस इस वक्त करने लगे इंफॉर्मेशन अबाउट मेजर कस्टमर। अगर कोई बिजनेस है और उसी को रिलायंस अपने किसी मेजर कस्टमर पे, तो देन उस मेजर कस्टमर की कुछ इंफॉर्मेशन शेयर होल्डर्स को देनी, ठीक है। क्या देनी, अब जरा आ जाए, जरा इसको पूरा पढ़ के देखते हैं। If an entity shall provide information about the extent of its reliance on its major customer, तो ब्रैकेट सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। अब आए जरा मेजर कस्टमर मींस क्या है। If revenues from transactions with a single external customer is 10% or more of the entity's revenue, तो मेजर मींस भी अब क्या है, मेजर हमने नहीं खुद बनाना, मेजर किसे कहा जा रहा है, बिजनेस के टोटल एक्सटर्नल रेवेन्यू में से अगर किसी सिंगल कस्टमर का एक्सटर्नल रेवेन्यू 10% है। अच्छा, अब ये हमारे डिपार्टमेंट्स की बात नहीं होती जरूरी, तो इसको जरा अलग अलग रखिएगा ध्यान में। फॉर एग्जांपल 100 मिलियन हमारे बिजनेस की टोटल सेल है, तो उस 100 मिलियन में से अगर 10 मिलियन या 10 मिलियन से ज्यादा किसी एक सिंगल कस्टमर को सेल हुई है, तो वो क्या बन जाएगा, मेजर कस्टमर बन जाएगा। जी जी, एंटिटी एज अ होल, एंटिटी के टोटल रेवेन्यू का अगर 10 या 10% से ज्यादा सेल का हिस्सा किसी एक सिंगल कस्टमर को है, तो वो सिंगल कस्टमर मेजर कस्टमर बन जाएगा। और आपने फिर क्या क्या बताना है। नंबर 1, सबसे पहले तो ये बताना है कि हमारा वाकई कोई ऐसा कस्टमर है, डिस्क्लोज दिस फैक्ट समरा। सबसे पहले तो ये बताना है कि हाँ जी हमारा कोई ऐसा कस्टमर है जिसका रेवेन्यू 10% या उससे ज्यादा, तो ये डिस्क्लोज दिस फैक्ट हो गया। नंबर 2, टोटल अमाउंट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ईच सच कस्टमर। अब इसका क्या मीनिंग है, एग्जैक्ट अमाउंट बताएं। फॉर एग्जांपल 12, अगर 100 मिलियन है, सपोज 12 मिलियन, 15 मिलियन, 30 मिलियन, जो भी अमाउंट है वो एग्जैक्ट अमाउंट भी बताएं। नहीं समझ आई। एंड नंबर 3, आइडेंटिफाई द सेगमेंट और सेगमेंट्स रिपोर्टिंग दोज रेवेन्यूज। फिर ये बताएं कि जो कस्टमर है आपके किस सेगमेंट से सेल कर रहा है या उसके सेगमेंट से परचेज कर रहा है। फॉर एग्जांपल स्पिनिंग, एक कस्टमर स्पिनिंग डिपार्टमेंट का है, एक कस्टमर वीविंग का है, या सपोज एक कस्टमर स्पिनिंग एंड वीविंग का है, एक कस्टमर सिर्फ डाइंग का है। समझ आ रही प्लीज। एक कस्टमर फिर किस सेगमेंट में किस सेगमेंट से रेवेन्यूज, किस सेगमेंट के रेवेन्यूज का इफेक्ट कर रहा है, ठीक है। आइडेंटिटी ऑफ व्हाट, आइडेंटिटी ऑफ व्हाट सर, मतलब मीन्स से जिस सेगमेंट से वो सेल्स, जिस सेगमेंट से वो परचेज या हम सेल उसको कर रहे हैं, उस सेगमेंट का नाम बताना, ठीक है सर। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज एक आखिरी एक लाइन अंडरलाइन करें, एंटिटी नीड नॉट डिस्क्लोज आइडेंटिटी। उस कस्टमर का नाम बताना जरूरी नहीं है, बल्कि शायद यहाँ करें नीड नॉट बताना नहीं चाहिए, उसका नाम नहीं बताना। ये तो बताना है कि हाँ एक कस्टमर है, हाँ एक कस्टमर है जिसको हम 10% ज्यादा सेल्स कर रहे हैं, उसको हम टोटल सेल 15 मिलियन कर रहे हैं और उसको हम स्पिनिंग डिपार्टमेंट से सेल कर रहे हैं। हाँ उसका नाम क्या है, कहीं टैक्स वाले उसके पीछे ना दे, तो नाम बताना जरूरी नहीं। आइडेंटिफाई द आइडेंटिटी, उसका नाम, नाम में कुछ नहीं है, रिलेशनशिप है, ये है कोई ऐसा है, कितना रेवेन्यू है। नीड नॉट डिस्क्लोज आइडेंटिटी, ठीक है। उस कस्टमर की आइडेंटिटी डिस्क्लोज करना रिक्वायर्ड नहीं, ठीक हो गया। तो समझ आ गई बात प्लीज। ये कब करना है, कांडी जल्दी से रिपीट करें। मेजर कस्टमर कब होगा, 10% मोर होगा,
फिर अगर हो गया तो नंबर 1 क्या करना, ये बताना है कि है ऐसा कोई कस्टमर है। नंबर 2 फिर इसका टोटल अमाउंट ऑफ रेवेन्यू बताना है। और फिर नंबर 3 किन सेगमेंट से हम उसे सेल कर रहे हैं या किन सेगमेंट से वो परचेज कर रहा है, उन सेगमेंट्स की आइडेंटिटी बतानी है, लेकिन उस कस्टमर की आइडेंटिटी बताना रिक्वायर्ड नहीं। देन आ जाए 4 रिकंसिलिएशंस। ये अल्हम्दुलिल्लाह 4 रिकंसिलिएशन हमने अभी बनाई है। अरे वाइंड अप कर लें यार, ऐसे फजूल में बोलेंगे। नंबर 1, अब ये वही रिकंसिलिएशन है जो आप बना चुके हैं। Reconciliation of total segment revenues to the corresponding combined entities revenue. बनाइए reconciliation. Reconciliation of total segments profit or loss to the corresponding combined entities profit or loss. Next page. Reconciliation of total segment assets. बनाइए सर. और total of the segment liabilities. तो 4 reconciliation बनाती सर हमने. इसी के standard में required. Then in next para. Information about other business activities and operating segments that are not reportable shall be combined and disclosed as. क्या हमने ये भी कर दिया सर? Other segments. Startup operations. बाकी नीचे गोहर वो हमने क्वेश्चन कल किया। Startup operations and entities and operating segments may engage in business activities for which it has yet to earn revenue. मतलब फॉर एग्जाम्पल आपने कोई नया डिपार्टमेंट बनाया, कोई नया डाइंग डिपार्टमेंट बनाया जहां से अभी रेवेन्यूज जनरेट होना शुरू नहीं हुए, तो क्या इवन देन वो रिपोर्टेबल सेगमेंट हो सकता है? इवन देन रिपोर्टेबल सेगमेंट हो सकता है। रेवेन्यूज का क्राइटेरिया तो शायद नहीं, लेकिन एसेट्स की बेस पे, और अगर रेवेन्यू नहीं है, खर्चे शुरू हो गए, तो शायद लॉस के क्राइटेरिया की वजह से हो सकता है। तो ब्रैकेट पढ़ना, इट कैन इवन देन बी रिपोर्टेबल सेगमेंट्स बेस्ड ऑन एसेट्स क्राइटेरिया। और प्रॉफिट क्यों नहीं लिखा हुआ है? अभी रेवेन्यूज जनरेट, अगर किसी डिपार्टमेंट के अगर रेवेन्यूज जनरेट नहीं भी होना शुरू हुए, तो इवन देन वो रिपोर्टेबल सेगमेंट हो सकता है बेस्ड ऑन एसेट क्राइटेरिया। और एक्सपेंसेस इनकम होना शुरू हो गया, रेवेन्यू नहीं है, तो लॉस क्राइटेरिया की वजह से भी। देयरफॉर स्टार्टअप ऑपरेशंस मे बी ऑपरेटिंग सेगमेंट्स बिफोर अर्निंग रेवेन्यू। अच्छा बहरहाल ये कुछ जरूरी है, दोबारा पढ़ के बताएं कि ये जरूरी है कि ये रिपोर्टेबल बने? ऑपरेटिंग हो सकता है, ऑपरेटिंग हो सकता है सर, लेकिन अगर कोई भी क्राइटेरिया मीट हो गया तो फिर ये रिपोर्टेबल भी हो सकता है। रेवेन्यू क्राइटेरिया मीट नहीं भी हुआ तो एसेट्स या लॉस क्राइटेरिया की वजह से। ठीक है, तो स्टार्टअप ऑपरेशंस पढ़ने दो दोबारा। एन ऑपरेटिंग सेगमेंट में एंगेज इन बिजनेस एक्टिविटीज फॉर व्हिच इट हैज येट टू अर्न रेवेन्यूज। देयरफॉर स्टार्टअप ऑपरेशंस मे बी ऑपरेटिंग सेगमेंट्स बिफोर अर्निंग रेवेन्यू। व्हाई? बिकॉज ऑफ एसेट्स या लॉसेस क्राइटेरिया। जी सर। नहीं, वो इंटरनल भी तो कर सकता है, इसने करना है रेवेन्यू आना, लेकिन अभी करना शुरू नहीं किया। क्या इसने करना ही नहीं है? लेकिन सपोज अभी स्टार्ट हुआ ऑपरेशन, लेकिन जब बैलेंस शीट डेट आई है तो अभी रेवेन्यू जनरेट करना शुरू नहीं कर सका। लेकिन अगर ये इंपॉर्टेंट है और चीफ ऑपरेटिंग डिसीजन मेकर इसकी प्लानिंग वगैरह में इन्वॉल्व है और डिस्क्रीट इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, तो ऑपरेटिंग सेगमेंट बन जाएगा। इसने करना तो है लेकिन अभी शुरू नहीं हुआ। देन सर नेक्स्ट आ गया एग्रीगेशन ऑफ सेगमेंट्स। एग्रीगेशन मींस इकट्ठा, मीनिंग ब्रैकेट में पढ़ा, कंबाइनिंग ऑपरेटिंग सेगमेंट्स बिलो द क्वांटिटेटिव थ्रेशोल्ड टू मेक अ। क्या ये भी हो सकता है क्या? नहीं इस वक्त ये 10% नहीं थी। फॉर एग्जांपल तीन डिपार्टमेंट्स ऐसे हैं जो 10% थ्रेशोल्ड से नीचे हैं, क्या हम उनको इकट्ठा करके कंबाइन करके कोई रिपोर्टेबल सेगमेंट बना सकते हैं? मींस इकट्ठा कर, नहीं हमेशा नहीं, वो भी आ गया। बहस ये हो रही है कि एक से ज्यादा ऑपरेटिंग सेगमेंट्स हैं जो बिलो द थ्रेशोल्ड है, क्या उन्हें इकट्ठा करके और उनका 10% रेवेन्यू या एसेट्स या प्रॉफिट लॉस इकट्ठा करके बना के उन्हें रिपोर्टेबल बनाया जा सकता है या नहीं? आंसर अभी आगे पढ़ना है, मतलब सवाल ये हमेशा नहीं, कब हो सकता है ये पढ़ेंगे। An entity may combine information about operating segments that do not meet the quantitative threshold with information about other operating segments
that do not meet the quantitative thresholds to produce a reportable segment only if the operating segments have similar economic characteristics. kindly दोबारा पढ़ जरा. क्या ऐसे ऑपरेटिंग सेगमेंट्स को जो क्वांटिटेटिव थ्रेशोल्ड मीट नहीं कर रहे दूसरे ऑपरेटिंग सेगमेंट्स के साथ जो क्वांटिटेटिव थ्रेशोल्ड को मीट नहीं करे इकट्ठा किया जा सकता है? किया जा सकता है कब? अगर उनके सिमिलर इकोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स. तो सिमिलर इकोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स से मुराद क्या? नहीं, अब वो भी हमने नहीं, वो भी स्टैंडर्ड में लिखा हुआ है. और ये जो जितनी चीजें आ रही हैं कोई रट्टा नहीं है, ये पैराग्राफ नंबर लिखे हुए हैं, हमें आइडिया बस होना चाहिए, बाकी ये सब कुछ वहां से मिलेगा. तो सिमिलर इकोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स मींस क्या है? पैरा 12 में क्या लिखा हुआ है? प्रोडक्ट्स की नेचर सेम हो, प्रोडक्शन प्रोसेस सेम हो, टाइप्स ऑफ कस्टमर सेम हो, मेथड यूज्ड टू डिस्ट्रीब्यूट प्रोडक्ट सेम हो, इफ एप्लीकेबल द नेचर ऑफ रेगुलेटरी एनवायरनमेंट, फॉर एग्जांपल बैंकिंग सेक्टर हो, इंश्योरेंस हो, पब्लिक हो. इसकी कोई सिग्निफिकेंस नहीं है सिवाय इसके क्या, अगर आपको कोई लिखना पड़ जाए तो आप क्या इसके आंसर लिखेंगे? नहीं, ये सब अगर होंगे तो क्या होगा? एंड है. तो फिर हम के सिमिलर इकोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स है और देन हम इकट्ठा कर सकते हैं. मींस से हमें अगर फॉर एग्जांपल ऐसा कभी डिसीजन लेना पड़ गया तो हमारा आंसर ये होगा कि ऑपरेटिंग सेगमेंट्स कैन बी कंबाइंड टुगेदर इफ दे शेयर सिमिलर इकोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स. और अगर हमें ज्यादा डिटेल लिखनी पड़ गई तो हम ओरिजिनल स्टैंडर्ड खोलेंगे और पारा नंबर 12 में ढूंढ के ये वहां से देख के लिखेंगे. इससे ज्यादा इसकी कोई सिग्निफिकेंस नहीं है. ओरिजिनल स्टैंडर्ड हम कैसे खोल लेंगे? हम इंशाल्लाह उस वक्त तक ले चुके होंगे और पेपर में खोल के पारा नंबर 12 ढूंढ लेंगे. कैसे ढूंढेंगे इंशाल्लाह मैं बताऊं. तो आपको सिर्फ क्या वर्ड ध्यान में रहने चाहिए कि इकट्ठे हो सकते हैं अगर सिमिलर इकोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स. फिर बाकी उसमें जो आगे लिखा हुआ है इसको सिर्फ हमने अगर जरूरत पड़ेगी तो देख के लिखेंगे. ठीक है सर? उठते उठते बैठ जाए, एक और पैराग्राफ पढ़ते उठिए. इफ मैनेजमेंट जजेस that an operating segment identified as reportable in the immediate preceding period is of continued significance. चलिए यहां तक ट्रांसलेशन. क्या ये हो सकता है कि कोई डिपार्टमेंट प्रीसीडिंग पीरियड में रिपोर्टेबल हो और करंट पीरियड में रिपोर्टेबल ना बन सका? क्राइटेरिया मीट ना होने की वजह से. पिछले पीरियड में बन गया था, इस पीरियड में नहीं बन सका. लेकिन अगर मैनेजमेंट समझती है कि वो पिछले पीरियड में रिपोर्टेबल बना था, वो सिग्निफिकेंट है, अब भी सिग्निफिकेंट है, तो मैनेजमेंट क्या कर सकती है? इवन देन के क्वांटिटेटिव थ्रेशोल्ड्स मीट नहीं हो रहे, उस ऑपरेटिंग सेगमेंट को दोबारा रिपोर्टेबल बना सकती है इवन दो के थ्रेशोल्ड्स मीट नहीं हुए. इस साल मीट हुए थे? बोला प्लीज. इस साल मीट नहीं हुआ तो देयरफॉर अब वो रिपोर्टेबल सेगमेंट नहीं है. लेकिन अगर मैनेजमेंट समझती है कि वो इंपॉर्टेंट सेगमेंट है तो इस साल भी क्या कर सकती है? उसको रिपोर्टेबल बना के प्रेजेंटेशन कर सकती है. तो इंफॉर्मेशन अबाउट सेंटेंस पूरा करना. इंफॉर्मेशन अबाउट सेगमेंट shall continue to be reported separately in the current period even if it no longer meet the criteria for the reportable segments. डन है सर? चलें चला कल कंक्लूड करेंगे सर. इन दिनों में इस तरह करें जरा, एक मेरा ख्याल 2 दिन जरा कंसोलिडेशन की बजाय कंसोलिडेशन को टेस्ट दे दिए, सिंपल सा सर दे दें सर. तो 1-2 दिन जरा कंसोलिडेशन को होल्ड ऑन करके जरा IAS 12 में जाएं और 2 क्वेश्चन जरा नोट करें. एक क्वेश्चन नंबर 10 ढूंढना, एक क्वेश्चन नंबर 10 ढूंढना है और एक क्वेश्चन ढूंढना अपने रोज लिमिटेड. तो इनको जरा रिफ्रेश रखना, फिर अब क्वेश्चन और आ रहे हैं. जैसे जैसे हम आगे बढ़ते रहेंगे बाकी टॉपिक्स मिला के दोबारा चीजें वापस आ रही हैं, तो इनको जरा रिफ्रेश रखना. कौन से 2 किए मैंने? एक क्वेश्चन ट्राइंगल है मेरे ख्याल क्वेश्चन नंबर 10 और रोज लिमिटेड थोड़ा सा आगे होगा. जरूर रिवाइज करें साथ साथ. अल्लाह हाफिज. ये बड़ा साथ साथ करते हैं असल में. जो कुछ और टॉपिक्स की चीजें जब तक ऐड नहीं होंगे तो फिर वो अच्छे क्वेश्चंस अभी बन नहीं सक रहे. तो यहाँ तक बस कंसोलिडेशन मेरा ख्याल चंद दिन रोक दें, बाकी चला फिर करते हैं. नहीं, जितनी याद रखनी होती है वो साथ साथ आ जाएगी. जिस तरह उस दिन गवर्नमेंट ग्रांट आ गई थी बीच में,